माइक्रो प्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक्स और केमिकल्स सब की जो वैल्यूज़ हैं वो अफेक्टेड एरियाज में राइज होते जा रहे हैं। ब्रेन पर जो हार्मोन्स हैं बॉडी के, आपके इंटेस्टाइन्स, बॉडी डिफेंसेस, एलर्जीज सबको इफेक्ट कर रहे हैं। जब फीडर यूज़ नहीं करेंगे तो आपका प्लास्टिक का एक मेजर सोर्स खत्म हो जाता है। प्लास्टिक कोई भी हो, ओवर टाइम वो डिग्रेड करेगा। हर वालिदैन, खास तौर पर माओं के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की अशिया जैसे कि बच्चों की बोतलें, फीडर्स और फूड पैकिंग और यहाँ तक के सूदर्स, क्या ये वाकई महफूज हैं? बिल्कुल, और ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द लेटेस्ट प्लानिटरी हेल्थ में शाया होने वाली एक नई तहकीक ये बताती है कि BPA को ख़तरनाक समझकर इस पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, मगर अब इसके मुतबादिल तौर पर इस्तेमाल होने वाले BPS और मेथिल पैराबीन पर भी सवालात उठ रहे हैं। ये केमिकल्स अगर देखा जाए तो आमतौर पर प्लास्टिक की बोतलों, फीडर्स और ज़ाती देखभाल की मसनूआत में मौजूद होते हैं। चूँकि बच्चे की ज़िंदगी के इब्तदाई साल उसकी सेहत, जिस्मानी सेहत को अगर हम देखें, उसकी ज़हनी सेहत को देखें, उसकी नशोनुमा को देखें तो उसके लिए इंतहाई अहम होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं ताकि वालिदैन को रहनुमाई मिल सके कि उन्हें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है अपने बच्चों के लिए, क्या नहीं करनी। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अनवर साहब, जो कि HOD हैं शोबा अतफाल फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, जो हालिया रिसर्च सामने आई है प्लास्टिक केमिकल्स की, अगर हम बात करें तो बच्चों की सेहत पर ये किस हद तक असरअंदाज होते हैं? ख़ास तौर पे ये रिसेंट ईयर्स में मल्टीपल स्टडीज़ आ रही हैं जो कि शो कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक्स हैं उसके केमिकल्स भी और उसके पार्टिकल्स भी, माइक्रो एंड नैनो पार्टिकल्स, दोनों ही आपकी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी टिल लेटर लाइफ। तो बच्चे चूंकि ग्रो कर रहे होते हैं तो इसलिए उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। सो सबसे पहले जो है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिसेंट स्टडीज़ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एमनियोटिक फ्लूइड, वो पानी जिसके अंदर बच्चा वो तैर रहा होता है बच्चादानी में, उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक्स और केमिकल्स सब की जो वैल्यूज़ हैं वो अफेक्टेड एरियाज़ में राइज होते जा रहे हैं। सो इट मीन्स के जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अर्ली स्टेजेस से स्टार्ट होना शुरू हो गया। प्लस फिर इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ब्रेन पर, एंडोक्राइन, ये जो हार्मोन्स हैं बॉडी के, आपके इंटेस्टाइन्स, बॉडी डिफेंसेस, एलर्जीज सबको इफेक्ट कर रहे हैं। ब्रेन में वो कहते हैं कि जी अब जो स्टडीज़ वो लिंक कर रही हैं ये प्लास्टिक कंटेमिनेशन, पोल्यूशन को विद ADHD एंड ऑटिज़म, और हमें मालूम है इसका रेट इंक्रीज़ कर रहा है। दूसरा फिर वो कहते हैं कि इसके साथ ड्यूरिंग ग्रोइंग ईयर्स आपका ब्रेन इफेक्ट होता है विच कैन लीड टू डिप्रिसिएशन इन IQ लेवल्स, कि IQ का जो एक होना चाहिए उसको इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज़ अ ग्रेव कंसर्न। इसके अलावा फिर हार्मोनल में वो कहते हैं कि फीमेल्स में प्यूबर्टी के प्रॉब्लम्स, स्पेशली अर्ली प्यूबर्टी, और मेल बेबीज़ में फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स, और दैट इज़ अगेन अ वेरी डेंजरस थिंग। फिर एक और चीज़ जिसका हमें आजकल बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है वो है एलर्जीज एंड एस्थमा। वो भी अब डायरेक्टली लिंक हो रहे हैं इनके साथ, क्योंकि एक और बड़ा मसला है कि ये पार्टिकल्स डिग्रेडेबल नहीं है। तो वो एक दफ़ा अगर लंग्स में पहुंच गए, इनहेल हो गए, तो दे आर गोना स्टिक। फिर अब जो कुछ लेटेस्ट स्टडीज़ जो आई थी उन्होंने कहा है कि जो नैनो पार्टिकल्स, माइक्रो तो छोटे हो गए, जो उनसे भी छोटे हैं, दे कैन एंटर इनटू द सेल्स इवन। सो अगर सेलुलर लेवल पे जाके इफेक्ट करना शुरू कर दिया, और जिस तरह हमारे यहाँ प्लास्टिक हर तरफ है, तो दैट्स तो डॉक्टर साहब जिस तरह आप बता रहे हैं, यानी कि सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो बच्चा जब पेट में है तब से ही प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं, और माओं को उस वक्त में कितनी एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम देखते हैं हर चीज़ ही ख़वातीन खा भी रही हैं, बेहतियाती भी कर रही हैं, और फिर जब बच्चे की बर्थ हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, माँ का दूध कितना इंपॉर्टेंट होता है? माँ का दूध तो इम्पॉर्टेंट बेशक है, मगर इसमें ना एक करेक्शन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अवॉइड करना शुरू करेंगे तो इट विल बी वेरी लेट। आपको एज अ लाइफस्टाइल ही चेंज करना है कि बॉडी में वो चीज़ें रहीं कम। तो उस टाइम पे, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपने अवॉइड करना शुरू किया तो आप कुछ डेंट डालेंगे, मगर जो जमा हो रहा है, जो प्रेजेंट है, उसका क्या करेंगे?
ठीक है, तो मदर फीड फिर जाहिर बात है, इसीलिए मदर फीड के साथ एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो प्लास्टिक के हवाले से है, जी। यू डो नॉट हैव टू, आपको फीडर यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। यस। जब फीडर यूज़ नहीं करेंगे तो आपका प्लास्टिक का एक मेजर सोर्स खत्म हो जाता है। फिर लेकिन सर हमारा वहाँ पे भी तो प्लास्टिक आ गया ना, कुछ लोग पंप्स वगैरह जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की ये भी तो मार्केट में चीज़ें आ गई हैं। बेतहाशा प्लास्टिक तो हमारे हर तरफ है ना। अब बच तो नहीं आपको सकते। अब बच नहीं सकते। अब आपको इवेंचुअली एक कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी अपने इर्द गिर्द से प्लास्टिक ख़त्म करने के लिए। जब भी आप प्लास्टिक में हीट करेंगे, केमिकल लीच करेंगे, केमिकल रिलीज हो जाएंगे फूड के अंदर। आप प्लास्टिक कंटेनर्स में फूड को स्टोर करेंगे तो उसमें लीचिंग होगी। फिर आपके इर्द गिर्द प्लास्टिक, मसलन शूज, टॉयज, कर्टन्स, प्लास्टिक हर जगह ही है। तो वहां से प्लास्टिक डिग्रेड होकर उसके पार्टिकल्स बनेंगे, वो आप इनहेल भी करेंगे, इंजेस्ट भी करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात हो रही थी माँ के दूध के हवाले से, उसका तो नेमुल बदल ही कोई नहीं है, बेहतरीन है। लेकिन सर कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें फिर माँ का दूध बच्चे को नहीं दिया जाता और फिर मुतबादिल हमें आपको दूध देने पड़ते हैं, फार्मूला मिल्क देने पड़ते हैं और अब पैदाइश हुई है उसके फ़ौरन बाद भी शुरू करवाने पड़ते हैं? कौन से ऐसे हालात होते हैं? अगर आप रियलिस्टिकली और इन रियल लाइफ देखें तो दीज कंडीशंस आर वेरी 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 रेयर। ठीक है, उसके अंदर अब माँ का दूध, डेवलपिंग कंट्रीज में WHO कहता है कि अगर माँ को TB भी है, HIV भी है, कुछ भी, आप मदर फीड ना छुड़वाएं। अच्छा। ठीक है ना, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए हैं कि मदर फीड करके आप फार्मूला पे चले जाएं, मगर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज विच इज जिसमें हम भी आते हैं जी, तो आप अगर मदर में एक्टिव इन्फेक्शंस हैं, वो तब भी कहते हैं कि आप मदर के टेस्ट कर लें, एक दफ़ा वो एक्टिव इन्फेक्शन से निकल आए तो आप मदर फीड को दें। ठीक है। सिर्फ चंद एक कंडीशन जिसमें आप हो सकता है मिल्क वैसे ही ना दे सकें, जिन्हें इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं, कि पैदाइशी तौर पे आपके बॉडी में कुछ ऐसे मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आप दूध, जर्नल दूध ले ही नहीं सकेंगे, उसके लिए और शायद स्पेसिफिक दूध दूध चाहिए। प्रोड्यूस भी नहीं होता उस तरह से। दूध प्रोड्यूस तो नहीं हो जाएगा, मगर उसमें बच्चा नहीं कर पाता, दूध को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। सही। उसमें वो टॉक्सिसिटी, वो केमिकल्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं जो बच्चे को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे होते हैं। फिर उनके लिए स्पेशल दूध होते हैं, वो एक चीज़ ही तो अलग है। जाहिद साहब, ये जो ख़वातीन जिनके वैसे तो ज़्यादातर ही आजकल सी सेक्शन हो रहे होते हैं, तो उसके बाद भी कुछ दिन तो रेकमेंड नहीं करते और फौरी तौर पर दूसरा फार्मूला मिल्क जो है वो देना पड़ रहा होता है बच्चे को। जब वो फार्मूला मिल्क आपने 1-2 दिन पिला दिया तो फिर उसके बाद तो बच्चा उसी पे सेट होता है, वो फिर बिल्कुल उससे हट नहीं सकता। असल में इसमें ना अवेयरनेस तो मेरा ख्याल है, अब जिस तरह आप लोग प्रोग्राम बार बार कर रहे होते हैं, अखबार, TV, हर कोई कह रहा है कि मदर फीड दें, अवेयरनेस तो है, मगर एज सच थोड़ा सा उसको ज़रा कैजुअल लेते हैं थोड़ा सा। तो उसमें वही आपके जो पहले 2-3 दिन की बात है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है, मदर रिकवरी रूम में है, उसमें 2-3 घंटे लगने हैं, बेबी का इतनी देर में क्या करेंगे आप? शुगर लो होना भी एक ऑप्शन नहीं है, तो आप मिल्क दे देते हैं। मगर फिर उसका तरीका ये कार है, जैसे ही मदर हो साथ लैच करवाना शुरू करें, कैंगरू केयर साथ लगाएं, फीड भी आ जाएगी और बच्चा मदर फीड पे भी आ जाएगा, अभी कुछ नहीं होता। मगर आप वो लंबा लंबा इंतजार करें, ये पेन खत्म होगी, ये मोबाइल होंगी, ये होगा, इतनी देर में तो फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम फीडर्स की तरफ आ जाएं, बड़ी बड़ी एडवांस अब चीज़ें आ चुकी हैं, कुछ ऐसे फीडर भी आ चुके हैं, आप वो ओवन में रखें, वो प्लास्टिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, वहीं वो माएँ ओवन में गर्म भी करती हैं पानी और वहीं से दूध ऐड करके पिला भी देती हैं। ये एक तो प्लास्टिक होना और दूसरा उसको गर्म कर देना। माइक्रोवेव तो दूध को करना ही नहीं है ना, वो आप उसको प्लास्टिक को तो माइक्रोवेव में रखना ही नहीं है, ये तो टोटली नो चाहे है। जितना भी अच्छा प्लास्टिक हो, कुछ भी प्लास्टिक हो, आपको जो दूध गर्म करना है वो गर्म पानी के अंदर रख के उसमें डिप कर सकते हैं एट मैक्सिमम। और ये जो खास तौर पे आप प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक कोई भी हो, ओवर टाइम वो डिग्रेड करेगा, आप जितना मर्जी प्लास्टिक अच्छा ले लें। और ये जो प्लास्टिक बैग्स फॉर लाइफ थोड़ी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे। आप उनको वॉश करेंगे, साबुन लगाएंगे, डिटर्जेंट लगाएंगे, उसके बाद उसको हीट करेंगे, फिर तो ये साइकिल है, इवेंचुअली प्लास्टिक डिग्रेड हो जाना है। सो तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये जो हम देखते हैं कि टीथर यूज़ करवाते हैं बच्चों को, सूदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं, ये क्या मसाइल पैदा करते हैं बच्चों के अंदर? एक तो इससे पहले कि हम प्लास्टिक की तरफ आएँ, जी, सूदर या पैसिफायर जिसे जी। चूसने कहते हैं, अब वो जब बच्चा यूज़ करता है वो सारा वक्त तो नहीं होता, कभी गिरती है कभी आती है, यस, आप 10 एक्स्ट्रा रख लें, इवेंचुअली वो गिरेगी और कोई ना कोई बच्चा बड़ा कोई दूसरा आके वो मुंह में डाल ही देगा, तो आपका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन खुल गया। सही। प्लस फिर जब आप ये पेसिफायर्स या टीथर्स बहुत लंबा टाइम यूज़ करेंगे तो वो फिर टीथ की शेप, स्वॉलोइंग, वोकलाइजेशन, वो सारे ऐसे करके इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है ना। अजीब सी शेप हो जाती है बच्चों की, आगे से दांत यूं निकल आते हैं Change हो बार-बार। जाना That is really शुरू हो bad. जाता है। माएँ जो है वो कह रही होती है कि चले बच्चा चुप रहेगा, सुकून रहेगा थोड़ी देर, तो इसे सुधर दे देते हैं, इसको चाहिए इवन ये, कुछ जैसे छोड़ता ही बच्चे, नहीं। अब ये पता नहीं बिथ है कि बच्चे जी दांत निकाल रहे हैं तो उसको कोई हार्ड चीज़, मतलब अब फूड की तरफ जा रहे होते हैं तो पहले लिक्विड की तरफ होते हैं, फिर हार्ड फूड देना है, तो उसमें भी वो बच्चा बाइट कर रहा होता है। तो आजकल मेरे अपने घर में बच्चा है जिसके दांत निकल रहे, तो वो हर चीज़ को, हर सॉलिड चीज़ को बाइट करना चाहता है। जो है ना टीथिंग प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस। ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं। टीथ आएंगे, आते 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 वो ऊपर बाहर की तरफ आएंगे एंड देन ग्रो आउट एज वेल, फिर एक के बाद दूसरा। इट्स अ प्रोसेस विच विल बी गोइंग ऑन फॉर मंथ्स बेसिकली, स्टार्ट होके। जब वो मंथ्स पे चलेगा तो आप टीदर देखे तो इधर में अगर इन्फेक्शन होनी शुरू होंगी तो फायदा क्या हुआ। बट दांतों ने जब आना है वो आना ही आना है, ही आना है। वो तो नेचुरल प्रोसेस है ना। तो टीदर देख के आप उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेटिंग स्टेप पैदा कर देते हैं विच मे और मे नॉट हेल्प। सही सही। डॉक्टर साहब लास्टली हमें जरा क्विकली ये बता दें कि प्लास्टिक के फीडर नहीं तो फिर कौन से फीडर जो हैं वो यूज, बच्चों को दूध किस तरह पिलाएं फिर? माँ का दूध। थोड़े से बड़े बच्चे जो हैं उन्हें फिर ग्लास में पिलाया जाए, उनको फिर सिपर में पिला दिया आदत जाए। आप मेरे सिपर भी प्लास्टिक वाले नहीं ना फिर। जी। अब जो ये प्लास्टिक है ना आगे चल के इसके ऊपर स्टडीज ज्यादा आ जानी ज्यादा आ है जाएंगे। और एकदम बहुत ज्यादा वो होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आदत डालें और सही। बेसिकली ग्लास फीडर्स, ग्लास कप, सिरामिक्स, स्टेनलेस स्टील टाइप चीजें जो सही। ऐसी जो करोड़ नहीं होती, सही। फिर आपको सही। आहिस्ता आहिस्ता करके उस तरफ मूव होना ही Move पड़ना होना है ही पड़ेगा। सूनर और लेटर। ठीक हो गया, ये बहुत भी शुक्रिया हल भी डॉक्टर हमारे साहब पास आ गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और उज़ैर, ये तो बात हो ही रही है, कुछ माएँ ऐसी हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो लंडे से जाके खिलौने लेकर आते हैं, उनको वॉश करते हैं और वो फिर बच्चों को दे देते हैं। यू हैव नो आइडिया कि वो कैसे टॉयज़ हैं, किस तरह हैं। और वैसे तो आप मार्केट से भी जाएँ तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम ही करें। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है।